देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ हाउ एटीपी प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। एंड एटीपी प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सेल प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेल आपके रेस्पायर कर रही होती है तो कैसे आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपके एटीपी प्रोडक्शन। यानी जब आपके ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और आपके वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे रिएक्शन है ये तो हम क्लास 6 साइंस से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कि C6H12O6 ग्लूकोज को बोलते हैं 6O2, उसने मिलकर क्या बनाया 6CO2 + 6H2O + ATP, है ना, ये तो याद होगा शायद, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जो स्टेजेस कौन कौन सी होती है आपके एटीपी प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले होता है आपके ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। इसको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये पूछा जाता है। फिर क्रेब साइकिल जो होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में होते हैं, और फिर उसके बाद जो ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें, 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स में। अब इसमें भी बहुत सारे लंबी क्या है पूरे रिएक्शंस होती हैं, पूरा स्टेप है ये आपके। इसको हम जब हम अलग से ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेंशन किया गया है अलग से आपके सिलेबस में, तो ये तो हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है उससे क्या बनते हैं, 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और साथ ही साथ आपके 2 ATPs भी बनते हैं और 2 NADH भी बनते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है आपके वो है आपके पायरूवेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जो आपका पायरूवेट बन गया उसका भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे पायरूवेट को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। यानी पायरूवेट का कन्वर्जन किस में हो गया, एसिटिल कोएंजाइम में। प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, निकलती है, और NADH भी बनता है। अब पहले वाली प्रोसेस में देखो ग्लूकोज से कितने पायरूवेट बन रहे हैं, तो 2 पायरूवेट। तो यहाँ पर भी 2 पायरूवेट जब से कितने बनेंगे, 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे। अब जो यही एसिटिल कोएंजाइम है ये कहाँ पर एंटर करेगा, क्रेब साइकिल में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो क्रेब साइकिल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर होती है, ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। और यहाँ पर जो एसिटिल कोएंजाइम बना था उसका कंप्लीटली क्या होता है, ऑक्सीडाइज ये हो जाता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज से फिर आपके कितने ATPs बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, क्रेब साइकिल की बात कर रही हूँ। 6 NADH बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं और 4 CO2 निकलता है बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्योंकि एक पायरूवेट क्या बनाता है, एक एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा, तो दूसरा पायरूवेट भी क्या बनाएगा, दूसरा एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा। तो यहाँ पर जो है ये साइकिल जो होती है क्रेब साइकिल की, ये 2 बार रन करती है। एक बार तो एक एसिटिल कोएंजाइम से चलेगी, उसके बाद जो सेकंड एसिटिल कोएंजाइम होगा वो साइकिल चलाएगी। तो कम्प्लीटली कितनी बार ये साइकिल रन करती है, 2 बार। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज से कितने ATP बने, 2 ATP बने, 6 NADH बने, 2 FADH2 बने और 4 CO2 के मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब ये NADH और FADH2 क्या होते हैं अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एसिटिल कोएंजाइम है ये एक्ट करता है लिंक की तरह काम करता है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने का काम करता है क्या, एसिटिल कोएंजाइम।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक ग्लूकोज से कितने बने, 2 पायरुवेट बने। हर एक पायरुवेट ने कितना एसिटिल कोएंजाइम बनाया, एक एसिटिल कोएंजाइम बनाया। तो एक एसिटिल कोएंजाइम जब आपके क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा तब कितने एटीपी बनेंगे, एक एटीपी या फिर जीटीपी। ये दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, चाहे जीटीपी बने या फिर एटीपी बने उतना ही माना जाएगा। फिर 3 NADH बनते हैं और एक FADH2 बनता है और 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं गैसेस में, ठीक है। तो जब दूसरा वाला बनेगा तो भी सेम होगा, ठीक है। तो यानी एक एसिटिल कोएंजाइम से पूरी साइकिल रन करेगी, फिर दूसरा एसिटिल कोएंजाइम होगा उससे पूरी साइकिल रन करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि एक ग्लूकोज से आपके 2 बार कितनी क्या चली, आपकी क्रेब्स साइकिल चली, ठीक है, 2 टर्न्स हुए आपकी क्रेब्स साइकिल पे। और इससे आपके टोटल कितना एटीपी, डायरेक्ट जो एटीपी बना वो कितना बना, 2, 6 आपके NADH बने और 2 FADH2 बने और 4 CO2 निकले, ठीक है, ADH और FADH2। तो ये क्या है, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैरियर, यानी ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी वहाँ पे जाके इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इन्हीं से क्या होगी, बाद में ATP का प्रोडक्शन होगा। तो एक NADH किसके बराबर होता है, आपकी एक NADH हम मान सकते हैं 2.5 ATP के बराबर होता है। और जो अगर एक FADH2 बन रहा है यानी क्या मान सकते हैं, 1.5 ATP बन रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर किया, ठीक है, वहाँ से पायरुवेट बना। फिर पायरुवेट में लिंक चेन रिएक्शन जो होती है ना, लिंक रिएक्शन, वहाँ पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, उससे आपके एसिटिल कोएंजाइम बना। अब एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, जो 2 एसिटिल कोएंजाइम है कंप्लीट क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, वहाँ से आपके ATPs, NADH और FADH2 बना। ATP तो डायरेक्टली बन गया, बट जो NADH और FADH2 वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पर दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में। नाम से ही आप दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। और फिर आपके इससे क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उससे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है। अब जो प्रोटॉन कहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, आपके जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो बीच वाला हिस्सा था ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला हिस्सा, वहाँ पर आपके प्रोटॉन का ग्रेडियंट किसे बोलते हैं, जब आपका किसी जगह पे हाई कंसनट्रेशन हो जाता है ना, और वो कोई भी चीज़ अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना चाहेगी ताकि इक्विवेलेंट हो जाए, तो इस हिसाब से आपकी प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है कहाँ पर, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और उसको यूज़ करके एटीपी सिंथेज को मॉलिक्यूलर मशीन बोल सकते हैं आपके, ये मूव करके क्या बनाता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो ये आपका होल प्रोसेस ये है, ठीक है। यानी जो ATP बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन कहाँ पर रहती है, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन में रहती है। वहाँ पे आपके ATP सिंथेज ये क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से क्या बनाता है, आपके ATP का प्रोडक्शन करता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मैंने बोला ट्रांसफ़र होता है, तो जब आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, O2 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। क्रिस्टी जो प्रेजेंट है फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे जिससे कि और एफिशिएंटली ATP का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC भी इसको बोलते हैं, कहाँ पर ये होती है प्रोसेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, इसको क्रिस्टी भी बोलते हैं। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पाए जाएंगे और ATP सिंथेज एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। NADH और FADH2 जो रहते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ से बने, आपके क्रेब्स साइकिल से भी बनते हैं, लिंक रिएक्शन से भी बनते हैं, ठीक है। और आपके
ग्लाइकोलाइसिस से भी बनते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर उनको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ये डोनेट करेंगे यहाँ पर ईटीसी में, और फिर इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेगा जो भी यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाएगा, और इससे क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोटॉन जो रहता है, प्रोटॉन को पंप किया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इससे क्या होता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है। जब आपका हाई H+ का कंसंट्रेशन हो जाता है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हो जाता है कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो ऑब्वियसली वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना चाहेगा, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से आपके मैट्रिक्स की तरफ आना चाहेगा। तो यहाँ पर ये खुद से नहीं आ पाएगा क्योंकि इम्परबिएबल हो जाता है, तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, एटीपी सिंथेस का यूज़ किया जाता है, और इसके मदद से ये क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है फाइनली। ठीक है, और यही थ्योरी वो क्या कह रही थी, कीमोस्मोटिक थ्योरी यही चीज़ बताना चाह रही थी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो कीमोस्मोटिक थ्योरी यही आपके सपोर्ट करती है, यही कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीपी सिंथेस क्या है, आपका एक एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज करता है एटीपी को। ये आपके मॉलिक्यूलर मोटर भी बोल सकते हैं, ये आपके रोटेटरी मूवमेंट करता है, यानी गोल गोल घूमता है, और उससे क्या बनती है, आपकी एटीपी बनती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या हुआ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में आपके जो साथ में होती है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और साथ में जो एटीपीएज सिंथेस का काम है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपके एटीपी बनाएंगे। तो साथ में इनको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव। इन दोनों के साथ में मिलकर जो एटीपी बनता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, आपके ऑक्सीजन होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, वो कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। ये आपके H+ यानी प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आपके H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा। अगर कोई भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगी और एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिस्टी मैंने बताया क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ताकि अच्छे से एटीपी का प्रोडक्शन हो सके, एटीपी सिंथेस एंजाइम भी अच्छे से काम कर सके, और ईटीसी के जो भी प्रोटीन है वो आपके अच्छे से काम कर सके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी स्टेजेस को मैंने बताया है शॉर्ट करके। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट कितने एटीपी बनते हैं, आपके 2 एटीपी बनते हैं और 2 NADH बनते हैं, और कोई भी आपके FADH2 नहीं बनता है। तो एटीपी कैरियर किसे कहते हैं हम, NADH और FADH को कहते हैं। और ये भी मैंने बताया कि एक NADH किसके इक्विवेलेंट होता है, 2.5 एटीपी के, और एक FADH2 1.5 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी FADH2 नहीं बनता है, बट NADH 2 बनते हैं। तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे, आपके 2 × 2.5। ठीक है, 5 एटीपी बनते हैं। तो ये आपके कैरियर से यानी NADH से बने। तो टोटल मिला के एटीपी देखिए तो 7 एटीपीज़ यहाँ पे बन जाते हैं। इसी तरीके से जब आपका लिंक रिएक्शन होता है जहाँ पर कि आपके पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम में, तो वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एटीपी तो नहीं बनता है, बट NADH बनते हैं, 2 बनते हैं, FADH2 भी नहीं बनता है। तो कैरियर से कितने एटीपी बने, आपके 5 एटीपीज़ बने, और टोटल कितने एटीपीज़ बने, 5 ही बने। ठीक है, फिर आपके क्रैब साइकिल में एंटर किया जाएगा तो डायरेक्ट आपके 2 एटीपी वहाँ पे बनते हैं जो कि इक्विवेलेंट होता है जीटीपी के। ठीक है, तो ये बना आपका, फिर आपके 6 NADH बनते हैं और 2 FADH बनते हैं। तो टोटल कितने बने यहाँ पर से, तो 6 × 2.5 यानी 15 यहाँ पे बने और 3 यहाँ पे बने। टोटल आपके 18 एटीपी बनते हैं कैरियर से, यानी NADH और FADH2 से 18 बनते हैं, और टोटल मिला के देखें तो 20 आपके एटीपी बनते हैं। तो ओवरऑल आपके 30 से 32 एटीपी बनते हैं सारी रिएक्शन करके। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो कुछ एनर्जी क्या होती है कि वो रिलीज हो जाती है जब आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और प्रोटॉन लीकेज के दौरान भी आपकी कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अप्रॉक्स आपके 30 to 32 एटीपीज़ बनते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि एक NADH2 इक्विवेलेंट 2.5 ATP and 1 FADH2 is equivalent to 1.5 ATP। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ही होते हैं NADH और FADH2। और जो मैंने बताया आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसमें मैंने बताया प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन में। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 कहा जाता है, और ATP सिंथेस। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट रहता है इनर मेम्ब्रेन में।
तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर रहते हैं ना, वो यहीं पर आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर जो मैंने बताया NADH और FADH2 इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से एनर्जी रिलीज होती है, उससे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा। उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जो ATP सिंथेज है वो क्या करेगा, अपना ATP का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, किससे, NADH से। ठीक है, और 4 प्रोटॉन को क्या करता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज़ करता है। कॉम्प्लेक्स 2 एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को FADH2 से, और यहाँ से कोई भी प्रोटॉन का पंपिंग नहीं की जाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यहाँ से भी 4 प्रोटॉन का पंपिंग की जाती है। और कॉम्प्लेक्स 4 ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को फाइनली किसके पास, ऑक्सीजन के पास। और यहाँ पे भी आपके 2 प्रोटॉन की पंपिंग की जाती है। और देखो कितने सारे प्रोटॉन को पंपिंग करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजा जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ज़्यादा हो जाएगा। अब जब ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स की तरफ आना चाहेगा। तो किसकी मदद से, आपके ATP सिंथेज जो मशीन है, मॉलिक्यूलर मशीन है, ये रोटेटरी मूवमेंट करता है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये इसकी मदद से क्या करता है, फाइनली ATP को प्रोड्यूस करता है। कौन, ATP सिंथेज। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ATP और ATC जब साथ में, ATP सिंथेज और ATC जब साथ में काम करके ATP बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कीमोस्मोसिस मैंने बताया, जब आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है और उससे जो ATP बनती है उसको बोलते हैं कीमोस्मोसिस। प्रोटॉन ग्रेडियंट किससे बोलते हैं, जब आपका एक तरफ H+ यानी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और दूसरी तरफ कम है, तो उसी कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो हमने ये सारा देख लिया है कम्प्लीटली। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार पहले क्या होता है, आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जो कि आपके कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो वहाँ पर क्या बनता है, आपके ATPs, 2 ATPs और 2 NADH बनते हैं। फिर एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब ये 2 पायरुवेट का क्या किया जाता है, आपका ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिससे कि आपके 2 एसिटिल कोएंजाइम बनते हैं। ठीक है, अब ये 2 एसिटिल एंजाइम क्या करते हैं, एक करके क्रैब साइकिल को रन करता है। यानी टोटल कितनी क्रैब साइकिल चलेगी, आपके 2 बार क्रैब साइकिल चलती है। ठीक है, और इससे आपके क्या बनते हैं, आपके ATPs बनते हैं, NADH बनते हैं, FADH2 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अब ये जो NADH और FADH2 होते हैं ये क्या करते हैं, आपके कहाँ पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, क्योंकि इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पर कि आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस रहता है, ATP सिंथेज रहता है। अब प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा, और इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। अब जब आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी तो प्रोटॉन को क्या किया जाएगा, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया जाएगा। और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, जो ATPase होता है वो क्या करता है, इन प्रोटॉन पंप का यूज़ करके क्या बनाता है, फाइनली ATP बनाता है। और इस ATP का यूज़ क्या करते हैं, हमारी बॉडी करती है डेली टू डेली वर्क करने के लिए। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, आपके ऑक्सीजन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या देखा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा कम्प्लीटली, जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। MCQ प्रैक्टिस भी वहाँ पर कराई जाती है, डेली बेसिस पे कराई जाती है। ठीक है, तो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्या बचा आपका, लाइसोसोम पढ़ेंगे हम आपके नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो जाए, उनको भी अगर ज़रूरत हो। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।